हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए लास्ट हमने आपसे बात की थी मेवाड़ का गोहिल राजवंश, और मेवाड़ के साथ साथ हमने कुछ अन्य शाखाएं भी गोहिल राजवंश की देखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हमने आपसे बात कर ली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम एक नए राजवंश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कछवाहा राजवंश। ठीक है, कछवाहा राजवंश के बारे में अगर जनरली मैं आपसे डिस्कस करूं तो देखो यहां मैं सबसे पहले देखता हूं कछवाहा शासक जो हैं वो अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र, हम जानते हैं श्री राम के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम क्या था? लव, और दूसरे पुत्र का नाम था कुश। कछवाहा जो शासक है वो अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र किसके? कुश के वंशज मानते हैं। और कुश जो है इससे बिगड़कर बना कुशवाहा, और कुशवाहा से बिगड़कर ही क्या बना? कछवाहा शब्द बना। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये सीधा कह सकते हैं कि कछवाहा शासक स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र किसके? कुश के वंशज मानते थे। ठीक है, और कुश के वंशज मानने के कारण ही इनका नाम आगे चलकर इस वंश का नाम क्या पड़ा? कछवाहा राजवंश पड़ा। देखो इसके अलावा एक शिलालेख भी हम देखते हैं, आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख, ये जो शिलालेख है इस शिलालेख की तिथि 1612 ईस्वी है। ठीक है, आमेर प्रशस्ति भी हम इसको बोल देते हैं। इस शिलालेख में कछवाहा शासकों को कहा गया है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, अब हम जानते हैं रघुकुल वंश से कौन रिलेटेड थे? श्री राम ही थे। ठीक है, तो ओवरऑल हम एक ही लाइन में हम कह सकते हैं कि भाई ये किसके वंशज? श्री राम के पुत्र जो हैं कुश, उनके वंशज माने जाते हैं। देखो अभी एक लेटेस्ट अयोध्या का जो राम मंदिर जी का मैटर जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पूछा भी गया था जब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है कि भाई जब आप ये श्री राम जी यहाँ पैदा हुए थे अयोध्या में तो निश्चित रूप से उनके वंशज होने चाहिए। तो उस समय देखो हम राजसमंद से वर्तमान में एक सांसद हैं दिया कुमारी, बेसिकली वो जयपुर राजघराने से रिलेटेड है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा था कि भाई मैं जो हूं, मतलब दिया कुमारी ने कहा कि मैं श्री राम जो है उनकी क्या हूं, लगभग 318वीं पीढ़ी के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि मैं श्री राम जी जो है उनकी 318वीं पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं उनकी वंशज हूं। तो इस प्रकार का दावा उन्होंने किया था। ठीक है, तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि भाई जयपुर रियासत, देखो कछवाहा वंश का शासन कहां कहां रहा, मैं आपसे बात करूं शासन क्षेत्र, कछवाहा वंश का शासन क्षेत्र। अब मूलते तो ये देखो एमपी के थे। कहां के थे? एमपी में भी एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह? नरवर। ठीक है, यहां के शासक थे। और नरवर में देखो इस वंश के जो स्थापना जो की गई थी, ठीक है, यहां मैं बात कर दूं, एक शासक हुआ है नल। ठीक है, नरवर के शासक नल जो है उनके द्वारा नरवर में इस वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। नरवर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। देखो नरवर जो है, नरवर के पुत्र हुए हैं ढोला। कौन कौन हुए हैं? ढोला। ढोला का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। बेसिकली इनका वास्तविक नाम था सालेह कुमार। सालेह कुमार। और ठीक है, दूसरी ओर हम बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ जो है यहां की एक राजकुमारी थी मारूवणी। ठीक है, जिन्हें सीधा बोल देते मारू। ढोला और मारू की प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति जो है ऊंट पर किसको पीछे एक महिला को बैठा कर ले जा रहा है, तो वो अपने आप में ढोला मारू की बहुत ही फेमस कहानी है पश्चिम राजस्थान में। ये प्रेम कहानी हम आपको राजस्थान की जब संस्कृति पढ़ाएंगे उसमें इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नरवर की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? राजा नल के द्वारा की गई, जिनके पुत्र थे ढोला। और इधर मारवाड़ की राजकुमारी मारवणी के बीच प्रेम संबंध थे। ढोला मारू की कहानी इतिहास में बड़ी फेमस रही है। आगे चलकर मैं बात करता हूं, नरवर के शासक हुए सोढ़ा सिंह। कौन हुए? नरवर के शासक सोढ़ा सिंह। और सोढ़ा सिंह जब नरवर पर शासन कर रहे थे
इनके पुत्र हुए दुल्हे राय। क्या नाम था इनके पुत्र का? क्या नाम था? दुल्हे राय। सोढ़ा सिंह जो है, सोढ़ा सिंह के पुत्र का नाम था दुल्हे राय। दुल्हे राय, या एक और नाम था इनका तेजकर्ण। दुल्हे राय या तेजकर्ण। तो देखो, मैंने शासन क्षेत्र की बात की है। शुरुआत प्रारंभिक तौर पर कहां हुई है? नरवर एमपी में हुई है। मैं राजस्थान की बात करूं आपसे। राजस्थान में शासन क्षेत्र बात करते हैं तो जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो अलवर रियासत। अलवर रियासत पर भी कछवाहा वंश के शासकों का शासन रहा है। और एक ठिकाना हम देखते हैं लावा। कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना। तो 2 रियासतें और एक ठिकाना। साथ में देखो शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वर्तमान शेखावाटी जो क्षेत्र है, यहां पर भी इसी वंश के शासकों ने शासन किया है। डिटेल से एक एक करके हम आपसे यहां चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं वापस यहां लेके आता हूं आपको। नरवर के शासक कौन थे? सोढ़ा सिंह। और सोढ़ा सिंह जब शासन कर रहे थे तो उनके पुत्र हुए दुल्हे राय या तेजकर्ण। इधर मैं बात करता हूं ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ढूंढाड़ क्षेत्र। बेसिकली हम जानते हैं एक नदी बहती है, ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी जो है ये अचरोल जयपुर से आती है। और अचरोल जयपुर से आती हुई दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी में अपना जल गिरा देती है। जयपुर और दौसा जिले में ढूंढ नदी का अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए कि भाई दौसा को ढूंढाड़ माने या जयपुर को ढूंढाड़ माने, तो पहले प्रायोरिटी हम वर्तमान दौसा वाले भूभाग को देंगे, ठीक है। देखो वर्तमान मैं उस समय के ढूंढाड़ की बात कर रहा हूं, वर्तमान दौसा या जयपुर वाले सेक्शन की मैं आपसे बात करूं तो ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, इस ढूंढाड़ क्षेत्र पर मीणाओं का शासन था। किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। मीणा और साथ में बड़गुजर, ठीक है। मीणा और बड़गुजरों का शासन था। यहां ढूंढाड़ क्षेत्र की राजकुमारी हुई कुमकुम देवी। क्या नाम था? कुमकुम देवी। ढूंढाड़ क्षेत्र की राजकुमारी कुमकुम देवी जो है, इनका विवाह नरवर के शासक सोढ़ा सिंह के पुत्र दुल्हे राय या तेजकर्ण से हुआ। जब इनसे विवाह हुआ तो ढूंढाड़ क्षेत्र का आधा साम्राज्य, ढूंढाड़ क्षेत्र का आधा साम्राज्य जो है वो दुल्हे राय या तेजकर्ण को दहेज में दे दिया गया। किस में दे दिया गया? दहेज में दे दिया गया, ठीक है। लेकिन दुल्हे राय या तेजकर्ण जो है, आधा साम्राज्य लेने के बाद भी उनको सेटिस्फिकेशन नहीं था। उसने सोचा कि भाई आधा क्यों, पूरा क्यों नहीं। ऐसी परिस्थिति में दुल्हे राय या तेजकर्ण जो है, इन्होंने 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और माना गया कि इस भयानक आक्रमण, इस भीषण आक्रमण में दुल्हे राय या तेजकर्ण जो है क्या हुए? घायल हुए, ठीक है। देखो इस कछवाहा वंश के शासकों की कुलदेवी की मैं आपसे बात करता हूं। इनकी कुलदेवी थी जमवाय माता। जमवाय माता कुलदेवी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जमवाय माता या बड़वाय माता, बड़वाय माता, ये इनकी क्या थी? कुलदेवी थी। माना गया कि युद्ध क्षेत्र में जब ये बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, उस समय जमवाय माता या बड़वाय माता क्या हुई? प्रकट हुई। और जमवाय माता या बड़वाय माता ने कहा कि अभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अभी संघर्ष बाकी है और इस संघर्ष में आप लगातार संघर्ष करते रहिए, घायल अवस्था में रहते हुए भी निश्चित रूप से फाइनली आपकी क्या होगी? विजय होगी, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि जमवाय माता या बड़वाय माता जब प्रकट हुई तो जमवाय माता या बड़वाय माता के कहने पर दुल्हे राय या तेजकर्ण जो है इसमें बहुत जोश आया और इस जोश के दम पर इन्होंने मीणा और बड़गुजरों को क्या कर दिया? पराजित करके ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा वंश के संस्थापक, कछवाहा वंश की क्या की गई? स्थापना। आपसे पूछा जाए किसने की? सीधी सी बात आएगी, दुल्हे राय या तेजकर्ण, दुल्हे राय द्वारा कब की गई? 1137 ईस्वी में की गई। क्लियर? तो दुल्हे राय या तेजकर्ण द्वारा 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणा और बड़गुजरों को पराजित करके यहां कछवाहा वंश की क्या कर डाली गई? स्थापना कर डाली गई,
ठीक है। और ढूंढाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी, आपसे पूछा जाए कछवाहा वंश की राजस्थान में प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो प्रारंभिक राजधानी जो है वो बनी क्या, ढूंढाड़। ठीक है। पेपर में अगर ढूंढाड़ ना देकर जिले दिए जाए तो हम एग्जैक्ट आंसर देंगे दौसा। ठीक है। जयपुर अगर दौसा दोनों ऑप्शन में हो तो हम दौसा आंसर देंगे बजाय किसके, जयपुर के। तो ये ओवरऑल हमारी मैंने आपसे बात की है कि एमपी नरवर के शासक थे शोडा सिंह, उनके पुत्र दुल्हे राय तेजकर्ण जो हैं, इन्होंने 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणा और बड़गुजरों को पराजित करके यहाँ कछवाहा वंश की क्या की, स्थापना की। और ढूंढाड़ मतलब वर्तमान दौसा प्रायरिटी के आधार पर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बना लिया। तो इस प्रकार से राजस्थान में कछवाहा वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। दुल्हे राय तेजकर्ण जो है, इनके पुत्र नहीं, इनके पौत्र हुए काकिल देव। देखो यहां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार कि आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में या कछवाहा वंश के शासक मूलतः कहां के शासक रहे हैं, तो नरवर के शासक रहे हैं। राजस्थान में कछवाहा वंश के संस्थापक कौन है, दुल्हे राय या तेजकर्ण है, जिन्होंने 1137 ईस्वी में राजस्थान में कछवाहा वंश की क्या की, स्थापना की। ठीक है। और ढूंढाड़ को अपनी क्या बनाया, प्रारंभिक राजधानी बनाया। ठीक है। आगे देखो मैंने बात की है दुल्हे राय के पौत्र, आगे मैं बात करता हूं दुल्हे राय के पौत्र हुए, कौन हुए, काकिल देव। दुल्हे राय के पुत्र काकिल देव ने 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में, देखो यहां से पहले मैंने अभी दुल्हे राय की बात की है। दुल्हे राय के बारे में एक लाइन और मैं कह सकता हूं। देखो दुल्हे राय जो है, इन्होंने कस्बा बसाया रामगढ़। कौन सा कस्बा बसाया, रामगढ़ कस्बा बसाया दुल्हे राय ने। और रामगढ़ कस्बा बसाकर इस रामगढ़ कस्बे का नाम अपनी कुल देवी जम्वाय माता के नाम पर, जम्वाय माता के नाम पर इसका नाम रख दिया गया जमवा रामगढ़। वर्तमान में जमवा रामगढ़ बांध, जमवा रामगढ़ तहसील और जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य भी है। ठीक है। यह कार्य भी किसके द्वारा किया, आपसे पूछा जाए कि भाई जमवा रामगढ़ कस्बा किसने बसाया, यह भी दुल्हे राय ने बसाया। ठीक है। वापस मैं काकिल देव की बात करता हूं। काकिल देव, दुल्हे राय के पुत्र काकिल देव जो है, इन्होंने 1207 ईस्वी में क्या किया, 1207 ईस्वी में इन्होंने आमेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित किया। आमेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित किया। ठीक है। आमेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित करने के बाद इन्होंने आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना की। आमेर में कछवाहा वंश के संस्थापक, कछवाहा वंश के संस्थापक, आमेर में कछवाहा वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, दुल्हे राय के पुत्र काकिल देव माने जाते हैं, जिन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित करके आमेर में कछवाहा वंश की क्या की, स्थापना की। और आमेर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। अब तक राजधानी क्या था, अब तक राजधानी था ढूंढाड़ और अब राजधानी बन गया क्या, आमेर। कोई दिक्कत। ठीक है। देखो काकिल देव के समय में ही कछवाहा वंश 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ। कितनी शाखाओं में, 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ। मैं बात कर लेता हूं एक एक करके। कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं। एक शाखा कहलाई नरु शाखा, और एक शाखा कहलाई शेखा शाखा। नरु शाखा जो है बेसिकली इस शाखा के शासक नरुका कहलाए। ठीक है। नरुका वंश यहां से शुरुआत हुई, नरुका वंश। ठीक है। और शेखा जो है यहां के शासक कहलाए शेखावत। ठीक है। इस शाखा के शासकों ने पहले आमेर पर शासन किया,
आमेर के साथ साथ जयपुर को बसाया, आमेर या जयपुर प्रशासन, अलवर प्रशासन, ठीक है। और मैंने एक ठिकाना आपको बताया था, लावा ठिकाना। लावा ठिकाना वर्तमान टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता था? टोंक में। तो आमेर मतलब वर्तमान जयपुर, आमेर मतलब वर्तमान जयपुर। तो जयपुर पर नरु का वंश का शासन था, अलवर पर नरु का वंश का शासन था, और लावा ठिकाना मतलब वर्तमान टोंक। दूसरा हम बात करते हैं शेखावत शाखा। शेखावत शाखा के शासक जो हैं, इन्होंने वर्तमान शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र पर शासन किया। शेखावाटी क्षेत्र बोले तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले भूभाग पर क्या किया? शासन किया। क्लियर हुआ भाई? हालांकि चूरू वाला जो भूभाग है, ज्यादातर भूभाग कहां? बीकानेर रियासत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन मैं ओवरऑल बात करता हूं तो सीकर और झुंझुनू वाले भूभाग पर शेखावत शाखा ने, भैरव सिंह शेखावत जो है वो भी शेखावटी क्षेत्र से संबंध रखते थे, ठीक है। खाचरियावास गांव से, प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वर्तमान में परिवहन मंत्री है राजस्थान सरकार में, भैरव सिंह शेखावत के परिवार से ही हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने कहा कि काकिल देव के समय में ही कछवाहा वंश दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। एक शाखा नरु शाखा, दूसरी शाखा शेखा शाखा। नरु शाखा के शासक नरु का कहलाए और शेखा शाखा के शासक क्या कहलाए? शेखावत कहलाए। नरु शाखा जो है उसने कहा आमेर, जयपुर, अलवर और लावा ठिकाना यहां शासन किया। शेखावत शाखा जो उन्होंने शेखावटी क्षेत्र मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले भूभाग पर क्या किया? शासन किया, ठीक है। हम बात कर चुके, हम पढ़ रहे हैं आमेर का कछवाहा राजवंश, अलवर और लावा ठिकाने की भी आपसे अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपसे यहां एक साइड में थोड़ा सा शेखावटी क्षेत्र वालों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए शेखा जो शाखा है, मैंने कहा शेखा शाखा जो है इसमें एक शासक हुए हैं राव शेखा। कौन हुए हैं? राव शेखा। और राव शेखा के नाम पर ही शाखा का नाम शेखा शाखा पड़ा, और राव शेखा का शासन क्षेत्र होने के कारण ही शाखा का नाम क्या पड़ा? शेखावटी, ठीक है। शेखावत शाखा, शेखावटी, ये सारी चीजें किससे निकल के आई? राव शेखा के शासन क्षेत्र। वैसे मूलतः आमेर के अधिकार क्षेत्र में ये भूभाग आता था, लेकिन मैंने कहा कि दो शाखाएं हैं, एक शेखा शाखा, मूलतः शेखा शाखा, कछवाहा वंश की शेखा शाखा का शासन इस भूभाग पर रहा है, ठीक है। तो ये शेखा शाखा तो हम हटा देते हैं यहां से। हम बात कर रहे थे नरु शाखा में सबसे पहले कौन सी शाखा? आमेर का कछवाहा राजवंश, आमेर की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। देखो काकिल देव पढ़ लिया हमने, आगे चलकर मैं बात करता हूं, आगे चलकर फिर हम एक युद्ध पढ़ते हैं, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। आपको ध्यान हो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा के युद्ध में आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा ने राणा सांगा का सहयोग किया, ठीक है। हम बात करें खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। बेसिकली खानवा का जो युद्ध है इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं आमेर के शासक कौन थे इस समय। आपको पता होगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो है उन्होंने राजपूताना के समस्त शासकों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया, ठीक है, जिसे पाती पर्वन हमने बोला था, ठीक है। और उस निमंत्रण के एवज में पृथ्वीराज कछवाहा जो आमेर के शासक थे उसने इस युद्ध में क्या लिया? भाग लिया, और राणा सांगा का क्या किया? सहयोग किया, ठीक है, पहली बात। तो अगले शासक में बात कर रहा था किसके बारे में? आमेर के अगले शासक हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में। और पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में पहली लाइन हमने देखी है, इन्होंने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा का क्या किया? सहयोग किया, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में ही। इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य को, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज कछवाहा,
ने, देखो इन्होंने अपना साम्राज्य जो है अपने जीवन काल में ही अपने 12 पुत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपना साम्राज्य अपने 12 पुत्रों में विभाजित किया। ठीक है, इसलिए देखो इनका साम्राज्य कहलाता था 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी क्या कहलाता था? 12 कोटड़ी। तो समझ में आया भाई, 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी किनका साम्राज्य? ये क्वेश्चन देखो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया कि आमेर के किस शासक का साम्राज्य इतिहास में 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था? तो वो शासक थे कौन? पृथ्वीराज कछवाहा जो है, इनका साम्राज्य जो है इतिहास में 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। देखो यहां से आगे अभी तक का जो इतिहास है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कछवाहा शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, पहली बात। मूलतः ये नरवर के शासक रहे हैं। ठीक है, नरवर के शासक नल जो है उन्होंने नरवर की स्थापना की। उनके पुत्र ढोला हुए, जिनका विवाह किससे हुआ? मारवणी से हुआ। ढोला मारू की कहानी मैंने आपको बताई। आमेर प्रशस्ति, आमेर का जो शिलालेख है वो कछवाहा शासकों को रघुकुल तिलक मानता है, मतलब रघुकुल वंश से संबंधित मानता है, मतलब श्री राम जी से संबंधित मानता है। आगे मैंने बात की कि नरवर के शासक सोढ़ा सिंह हुए। सोढ़ा सिंह के पुत्र दुलेरा या तेजकर्ण जो है, इनका विवाह ढूंढाड़ क्षेत्र की राजकुमारी कुमकुम देवी से हुआ। दहेज में आधा साम्राज्य मिला, लेकिन आधा क्यों, पूरा क्यों नहीं? ऐसी परिस्थिति में 1137 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया? मेवाड़ ढूंढाड़ क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में जमवाय माता, अपनी कुलदेवी जमवाय माता या बड़वाय माता जो है, उनके आशीर्वाद से इन्होंने ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणा और बड़गुजरों को पराजित किया, ढूंढाड़ क्षेत्र को अधिकार में लिया और ढूंढाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बना दिया। ढूंढाड़ के कछवाहों की कुल देवी के रूप में जमवाय माता या बड़वाय माता पूजनीय है। ठीक है, आगे चलकर मैं आपसे बात करता हूं। बेसिकली दुल्हेरा या तेजगढ़ जो है, इन्होंने अपनी कुलदेवी जमवाय माता के नाम पर रामगढ़ नगर का नाम बदला और उसका नाम रख दिया जमवा रामगढ़। दुल्हेरा या तेजकर्ण जो है, उनके पौत्र हुए काकिल देव। काकिल देव जो है, इनके समय मैंने आपको बताया 1207 ईस्वी में इन्होंने आमेर क्षेत्र के मीणाओं को पराजित किया और आमेर में कछवा वंश की स्थापना की और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, दूसरी बात मैंने बात की, काकिल देव के समय में कछवाहा वंश 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ। एक शाखा कहलाई नरु शाखा, दूसरी शाखा कहलाई शेखा शाखा। नरु शाखा के शासक नरु का वंश, शेखा शाखा के शासक शेखावत वंश की मैंने आपसे बात की है। शेखावत वंश के शासकों ने वर्तमान सीकर चुरू झुंझुनू वाले भूभाग पर शासन किया, इसलिए उस भूभाग का नाम शेखावटी, क्योंकि वहां एक शासक भी हुए राव शेखा। और यहां हम बात करते हैं नरु नाम के शासक हुए नरु शाखा और नरु का वंश यहां से निकल के आया। आमेर, अलवर और लावा ठिकाने पर इस नरु शाखा के शासकों ने क्या किया? शासन किया। अब मैंने आगे आपसे बात की है कि आमेर के शासकों में प्रारंभिक शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा जो है, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया। ठीक है, और दूसरी बात, इन्होंने अपने साम्राज्य को अपने जीवन काल में ही अपने 12 पुत्रों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। इसलिए इनका साम्राज्य 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब मैं एक इंडेक्स बनाता हूं, देखिए आगे चलकर कुछ उत्तराधिकार की प्रॉब्लम्स आई आमेर के कछवाहा राजवंश में, लेकिन फाइनली सारे संघर्षों के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फिर शासक बने कौन? राजा भारमल। तो आमेर के अगले शासक के तौर पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजा भारमल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं राजा भारमल। देखिए मैं एक इंडेक्स बना देता हूं। यहां आमेर के शासक कौन है? राजा भारमल। राजा भारमल शासक बने 1547 और कब तक शासक रहे? 1573 तक शासक रहे। ठीक है, इनका एक पुत्र था भगवंत दास।
और इनकी एक पुत्री थी हरखाबाई। ठीक है, इधर मैं बात करता हूं राजा भारमल जो है ये यहां हुमायूं हैं। ठीक है, और हुमायूं के बाद फिर उनके पुत्र होते हैं कौन? अकबर। ठीक है, भगवंत दास, देखो हरखाबाई जो है इनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से होता है। अकबर से विवाह होने के बाद यहां उत्पन्न होते हैं सलीम या जहांगीर। क्लियर। इधर भगवंत दास जो है इनका शासनकाल हम देखते हैं 1573 से 1589। ठीक है, और भगवंत दास जो है इनका पुत्र होता है मानसिंह, राजा मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, प्रथम। और इनकी एक पुत्री होती है मानबाई, मानबाई। ठीक है, देखो मानसिंह जो है इनका विवाह होता है कंकावती से। किससे होता है? कंकावती। ठीक है, और इनका एक पुत्र होता है जगत सिंह फर्स्ट। क्लियर। इनका पुत्र कौन है? जगत सिंह फर्स्ट है। नेक्स्ट में बात करता हूं सलीम या जहांगीर जो है इनका विवाह किनसे हुआ? इनका विवाह हुआ मानबाई से। किनसे हुआ? मानबाई से। मैं यहां रेड से दिखा देता हूं। क्लियर। दूसरी ओर देखो सलीम या जहांगीर जो है इनका विवाह और हुआ, वो हुआ जोधाबाई से। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी। नहीं, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। ठीक है, इतिहास में यहां विवादास्पद स्थितियां रही हैं और फाइनली हम कह सकते हैं कि जोधाबाई जो है अकबर की पत्नी ना होकर किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। देखो मैं यहां बात करता हूं जोधाबाई किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह जो है ये कहां के शासक थे? मारवाड़, मतलब जोधपुर के शासक थे। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। क्लियर। अब देखिए यहां जो है उत्पन्न हुए, यहां मैं बात करता हूं मानबाई और सलीम या जहांगीर, यहां से उत्पन्न हुए खुसरो। अमीर खुसरो नहीं, अमीर खुसरो वो वाले नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान वो वाले नहीं। खुसरो उत्पन्न हुए। यहां उत्पन्न हुए खुर्रम। ठीक है, कौन उत्पन्न हुए? यहां खुसरो उत्पन्न हुए। यहां कौन उत्पन्न हुए? खुर्रम। खुर्रम जो है यही शाहजहां थे। ठीक है, इनका विवाह हुआ किनसे? मुमताज से। मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम, उनका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और यहां फिर कौन उत्पन्न हुए? यहां कई पुत्र हुए, लेकिन मैं दो की बात कर रहा हूं। एक पुत्र थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, और दूसरे पुत्र हम बात करते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह। ठीक है, और औरंगजेब जो है इनके भी दो पुत्र हम देखते हैं। एक पुत्र का नाम था मुअज्जम और दूसरे पुत्र का नाम देखते हैं हम क्या? आजम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने एक इंडेक्स बनाया है। राजा भारमल आमेर के शासक, इधर हुमायूं है दिल्ली के शासक। ठीक है, आगे चलकर मैं बात कर रहा हूं भगवंत दास इनके पुत्र हुए, हरखाबाई पुत्री हुई है। हुमायूं के पुत्र कौन हुए हैं? अकबर हुए हैं। ठीक है, देखो अकबर का शासनकाल भी मैं लिख देता हूं यहां, 1556 से 1605। जहांगीर जो है इनका देखते हैं 1605 से 1627। ठीक है, उसके बाद फिर मैं शाहजहां की बात करता हूं तो 1627 से 1658 और यहां बात करता हूं 1658 से 1707। ठीक है, और
यहां देखिए हरखाबाई का विवाह अकबर से हुआ, सलीम उत्पन्न हुए। इधर भगवंत दास के पुत्र मानसिंह फर्स्ट हुए और मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम या जहांगीर से हुआ, खुसरो उत्पन्न हुए। इधर जहांगीर का विवाह मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक थे उनकी पुत्री जोधाबाई से हुआ, तो कौन उत्पन्न हुए? खुर्रम या शाहजहां उत्पन्न हुए। ठीक है, और खुर्रम या शाहजहां जो है इनका विवाह मुमताज से हुआ, तो औरंगजेब, दारा शिकोह और भी पुत्र थे। ठीक है, और औरंगजेब जो है इनके 2 पुत्र हुए, मुअज्जम और आजम। तो ये इंडेक्स जो है पूरा इतिहास आमेर का जो है वो इस इंडेक्स पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक करके यहां शासक लेता हूं। नेक्स्ट अगला जो शासक है वो है राजा भारमल। कौन है? राजा भारमल। तो देखो मैं पहला शासक ले लेता हूं यहां से, कौन? राजा भारमल। सबसे पहले शासक यहां लिख देता हूं मैं, राजा भारमल। देखिए राजा भारमल के बारे में देखा जाए, शासनकाल हम जानते हैं 1547 से 1573 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अकबर के समकालीन रहे हैं, देखो 56 से 73 तक। देखो इन राजा भारमल जो हैं, सबसे पहली बात, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपुताना के, पूरे राजपुताना की बात कर रहा हूं मैं, राजपुताना के पहले शासक थे। देखो इन्होंने, मैं बात करता हूं, इन्होंने चगताई खां और मजनू खां की मध्यस्थता से क्या किया? चगताई खां और मजनू खां की मध्यस्थता से सांभर के निकट मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात कर अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का नाम क्या था? हरखाबाई। कहीं कहीं आपको मिलेगा हरखूबाई, कहीं कहीं आपको मिल सकता है हीराबाई का विवाह किससे किया? विवाह मुगल बादशाह अकबर से किया। ठीक है, तो देखो 2 बातें हुई। अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक, राजपुताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन थे? राजा भारमल थे। और मुगलों से प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले शासक कौन थे? वो भी राजा भारमल थे, जिन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई, हीराबाई या हरकूबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर से कर दिया। ठीक है भाई, तो देखो दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात पूछा जाता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपुताना के पहले शासक कौन थे? राजा भारमल थे। और राजा भारमल ने किसकी मध्यस्थता से? चगताई खां और मजनू खां की मध्यस्थता से कहां? सांभर के निकट मुगल बादशाह अकबर से क्या की? मुलाकात की, वही अधीनता स्वीकार की, वही अपनी पुत्री हरखाबाई, हरखूबाई या हीराबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर से कर दिया। क्लियर? अकबर ने क्या किया? देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अकबर ने पहली बात, अकबर ने हरखाबाई का नाम बदलकर
मरियम उज़्ज़मानी रखा, मरियम उज़्ज़मानी, मरियम उज़्ज़मानी रखा। हरखा बाई का नाम बदलकर क्या रखा, मरियम उज़्ज़मानी रख दिया, पहली बात। दूसरी बात, राजा भारमल को, राजा भारमल को 5,000 का मनसब प्रदान किया, मनसब प्रदान किया। मनसब प्रथा जो है, पहले भी मैंने चर्चा की है मनसब प्रथा की, मनसब प्रदान किया, ठीक है। साथ में एक उपाधि दी, उपाधि का नाम था अमीर उल उमरा। देखो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, राजपूताना के पहले शासक कौन थे जिसे मुगल बादशाह अकबर ने 5,000 का मनसब, मनसब मतलब वैल्यू, ठीक है, 5,000 का मनसब प्रदान किया और साथ में क्या, अमीर उल उमरा की उपाधि। तो राजपूताना के पहले शासक राजा भारमल थे जिसे मुगल बादशाह अकबर ने 5,000 का मनसब प्रदान करके अमीर उल उमरा की क्या दी, उपाधि दी। तो देखो राजा भारमल के बारे में अगर मैं आपसे पुनः बात करता हूं तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताना के पहले शासक राजा भारमल थे। दूसरी बात, इन्होंने चगताई खां और मजनू खां की मध्यस्थता से सांभर के निकट मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की और उनकी अधीनता स्वीकार की। अपनी पुत्री हरखाबाई, हरखूबाई या हीराबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर से कर दिया, जो कि राजपूताना का मुगलों से पहला वैवाहिक संबंध था। अकबर ने क्या किया, हरखाबाई का नाम बदलकर मरियम उज़्ज़मानी रख दिया। साथ में राजा भारमल को 5,000 का मनसब, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत राजा मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई। मनसब का तात्पर्य होता है वैल्यू, 5,000 सैनिकों के समकक्ष वैल्यू, ठीक है। और साथ में एक उपाधि दी अमीर उल उमरा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राजपूताना का पहला शासक जिसे मुगलों द्वारा 5,000 का मनसब प्रदान किया गया, राजा भारमल। पहले शासक जिसे मुगलों द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई, राजा भारमल। पहले शासक जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, राजा भारमल। और पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो भी राजा भारमल। देखो राजा भारमल यहीं तक सीमित नहीं रहे, आगे चलकर राजा भारमल जो है, इन्होंने, देखो मैंने आपको बूंदी रियासत का इतिहास पढ़ाया था और बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। 1569 ईस्वी में राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है, राजा भारमल के प्रयासों से, देखो राजा भारमल ने खुद ने तो अधीनता स्वीकार की जो की, अब एक एक करके राजपूताना के शासकों का नंबर भी लेना स्टार्ट किया, ठीक है। हम ये कहें कि एक एक करके अकबर की शरण में ले जाना स्टार्ट किया। मैं बात कर रहा हूं 1562 में तो खुद ने अधीनता स्वीकार की। राजा भारमल ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी, 1562 में। और आगे चलकर 1569 ईस्वी में राजा भारमल के प्रयासों से, राजा भारमल के प्रयासों से बूंदी के राजा, बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह हाड़ा, राव सुरजन सिंह हाड़ा, ये मैंने आपको बूंदी रियासत में भी पढ़ाया था। हाड़ा ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की और साथ में रणथंबोर दुर्ग की चाबियां, रणथंबोर दुर्ग की चाबियां, रणथंबोर दुर्ग की चाबियां या रणथंबोर दुर्ग जो है किसको सौंपा, अकबर को सौंपा। रणथंबोर दुर्ग अकबर को सौंपा। तो देखो खुद ने तो अधीनता स्वीकार की जो की, एक एक करके मैंने कहा कि राजपूताना के शासकों को भी अकबर के अधिकार क्षेत्र में ले गए या उनके अधीन ले गए। 1562 में राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार की। 1569 ईस्वी में राव सुरजन सिंह हाड़ा ने भी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। किनके प्रयासों से, राजा भारमल के प्रयासों से। और राव सुरजन सिंह हाड़ा ने रणथंबोर दुर्ग जो है वो मुगल बादशाह अकबर को सौंप दिया। उसके बाद देखो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अगली लाइन बात करने जा रहा हूं, 1570 ईस्वी का नागौर दरबार। 1570 ईस्वी का नागौर दरबार, नागौर दरबार, इसमें क्या हुआ, मुगल बादशाह अकबर का नागौर दरबार जो है 1570 ईस्वी में लगा। इसका आयोजन जो है वो भी किनके प्रयासों से हुआ, राजा भारमल। राजा भारमल के प्रयासों से 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है। और इस नागौर दरबार में दो शासकों की ओर मैं बात करता हूं, बीकानेर के शासक,
बीकानेर के शासक राव कल्याणमल और दूसरे थे जैसलमेर के शासक हरिराय भाटी। इन दोनों ने क्या किया, स्वेच्छा से ये नागौर दरबार में उपस्थित हुए। स्वेच्छा से नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब देखिए, मैं आपसे बात करूं कि भाई अकबर के समय राजपुताना में कुल 6 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 6। कौन कौन सी थी? देखो, सबसे पहली देसी रियासत मैंने आपसे बात की है आमेर। कौन सी थी? सबसे पहली थी आमेर, और आमेर के राजा भारमल, ठीक है, 1562 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। फिर मैंने बात की बूंदी, 1569 ईस्वी में राव सुरजन सिंह हाड़ा अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। फिर मैंने आपसे बात की है बीकानेर और जैसलमेर, 1570 ईस्वी में बीकानेर और जैसलमेर भी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। उसके बाद 2 रियासतें बचती हैं हमारे पास, एक मारवाड़ और दूसरी मेवाड़, ठीक है। इन दोनों रियासतों के शासकों ने लगातार, मेवाड़ के शासक राणा अकबर के समय में महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप रहे हैं, और मारवाड़ के शासक जो हैं वो राव चंद्रसेन रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों रियासतों के शासकों ने कंटिन्यू मुगलों से क्या किया है? संघर्ष किया है। तो देखो, इस प्रकार से ये शासक हुए कौन? राजा भारमल। हाँ, देखिए, राजा भारमल जो है उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हुए भगवंत दास। राजा भगवंत दास, या इसी को इतिहास में भगवान दास के नाम से भी जाना जाता है, भगवंत दास या भगवान दास। तो अगले शासक, आमेर के अगले शासक कौन हुए? भगवंत दास या भगवान दास। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल देता हूं, भगवंत दास, या इसी को हम बोलते हैं क्या? भगवान दास। शासनकाल के बारे में हम देखते हैं। देखो, 1573 तक शासक रहे कौन? राजा भारमल, और 1573 के बाद 1573 से 1589 तक शासक रहे कौन? राजा भगवंत दास या भगवान दास। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपसे बात की थी, राजा भारमल जो है 5000 का मनसब प्राप्त करने वाले, और साथ में एक उपाधि और बात की थी, अमीर उल उमरा। ये उपाधि प्राप्त करने वाले राजपुताना के पहले शासक थे। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद ये मनसब और उपाधि दोनों किसको? भगवंत दास के पास आ गई, ठीक है। तो हम ये कहें कि 5000 का मनसब, 5000 का मनसब, और मनसब का तात्पर्य मैंने आपको बताया वैल्यू, ठीक है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई। 5000 का मनसब और साथ में अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त करने वाले दूसरे शासक की अगर मैं बात करता हूं, पहले शासक थे कौन? राजा भारमल, और दूसरे शासक हुए हैं भगवंत दास या भगवान दास। देखो, नेक्स्ट मैंने आपको महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर का संघर्ष पढ़ाया था। उस संघर्ष में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला शिष्टमंडल जो है वो नवंबर 1572 ईस्वी में कौन गए थे? जलाल खां गए थे। दूसरे शिष्टमंडल के तौर पर कुंवर मानसिंह, दूसरे शिष्टमंडल के तौर पर कौन गए? कुंवर मानसिंह, जून 1573 में। उसके बाद सितंबर 1573 को तीसरे शिष्टमंडल के तौर पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन गए? तीसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या अधीनता स्वीकार कराने के लिए कहां गए? मेवाड़ गए।
और मैंने आपको बताया था इस शिष्टमंडल के साथ अकबर जो है उन्होंने शाही पोशाक जो है उसको खिलत बोलते थे। क्या बोलते थे? खिलत, जिसमें पूरा किट कह सकते हैं, शाही पोशाक जो है महाराणा प्रताप के लिए भेजी और कहा कि आप केवल शाही पोशाक धारण कर लीजिएगा, हम इसी में अधीनता स्वीकार करना मान लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो देखो तीसरे शिष्टमंडल के तौर पर कौन गए? भगवंत दास या भगवान दास गए। देखो आगे चलकर इन्होंने 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, राजा भगवंत दास जो है इन्होंने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री कौन? मानबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के पुत्र किससे कर दिया? सलीम या जहांगीर से किया। ठीक है, और जहांगीर या सलीम जो है उन्होंने मानबाई जो है इनका नाम बदल कर रख दिया साहे बेगम, या इनका नाम बदला, एक और नाम था सुल्ताना निस्सा, एक और नाम मिलता है इतिहास में सुल्ताना मस्ताना। तो ये सारे नाम जो हैं किसके मिलते हैं? हमें मानबाई के मिलते हैं। किसने रखे? जहांगीर ने। देखो मानबाई और जहांगीर इनका पुत्र हुआ कौन? खुसरो। यहां एक छोटी सी घटना मैं आपको बता देता हूं। देखो अकबर जो है उनके इकलौता पुत्र थे कौन? सलीम या जहांगीर जो है उनके इकलौते पुत्र थे। बेसिकली सलीम या जहांगीर जो है बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। ठीक है, एक अयासी प्रवृत्ति का ये था, इसको अपने राजकाज का कोई अता पता नहीं था। अकबर जो है उसको बड़ी फिक्र आने लगी कि या फिक्र होने लगी कि भाई मेरी मृत्यु के पश्चात इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य का उत्तराधिकारी ये बनेगा, ठीक है, जहांगीर, और ये निश्चित रूप से इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य को नहीं संभाल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व बजाय अपने पुत्र जहांगीर के अपने पौत्र कौन थे? देखो दो पौत्र थे, एक पौत्र था खुसरो और दूसरा पौत्र था खुर्रम या शाहजहां। अब चूंकि अकबर के दो पौत्र थे खुसरो और खुर्रम, लेकिन अकबर ने खुसरो जो है इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि भाई मेरी मृत्यु के पश्चात मानबाई के पुत्र कौन? खुसरो को मेरा उत्तराधिकारी या खुसरो मेरा उत्तराधिकारी होगा। हालांकि देखो यहां खुर्रम भी हो सकता था, लेकिन अकबर जो है उनकी पत्नी जो है हरखाबाई, वो आपको पता है आमिर राजघराने से रिलेटेड है। तो आमिर राजघराने से रिलेटेड कौन है? मानबाई। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा प्रायोरिटी मानबाई के पुत्र को दी गई, ना कि जोधाबाई के पुत्र को। ठीक है, यहां प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे ही खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया, इस बात का पता चला सलीम या जहांगीर को कि भाई तेरा तो नाम ही कट हो गया है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में सलीम या जहांगीर जो है उन्होंने अपने चरित्र में क्या किया? सुधार किया। शराब पीना, इस टाइप की जो प्रवृत्तियां थी, उन सारी प्रवृत्तियों को क्या कर दिया? इन्होंने त्याग दिया। फाइनली अकबर जो है उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना डिसीजन बदला, और डिसीजन बदलकर पुनः खुसरो के स्थान पर पुनः किसको? अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को उत्तराधिकारी बना दिया कि भाई मेरी मृत्यु के पश्चात सलीम या जहांगीर क्या होंगे? उत्तराधिकारी होंगे। इधर ये तैयारी कर रहा था खुसरो, क्या तैयारी कर रहा था कि भाई जैसे ही दादाजी की क्या होगी? मृत्यु होगी, अगले शासक कौन बनेंगे? हम बनेंगे, मतलब खुसरो बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगले शासक कौन बने? सलीम या जहांगीर बने। और सलीम या जहांगीर जब शासक बने, हम जानते हैं देखो अकबर का शासनकाल 1605। जैसे ही 1605 में शासक कौन बने? सलीम या जहांगीर। अगले ही वर्ष 1606 ईस्वी में किसने? खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध खुसरो का विद्रोह। ठीक है, खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और देखो इस विद्रोह में काफी झगड़ा रहा सलीम और जहांगीर और खुसरो के मध्य। इस झगड़े से तंग आकर के मानबाई जो है इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या की। राजपूताना के इतिहास में एकमात्र ऐसी रानी जिसने आप घरेलू विवाद या हम कह सकते हैं कि पारिवारिक गृह कलेश की वजह से क्या कर ली? आत्महत्या की। वो कौन थी? मानबाई थी। दूसरी ओर देखो खुसरो जो है इनका इस विद्रोह में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जो हैं उन्होंने इस विद्रोह में किसका सहयोग किया? खुसरो का सहयोग किया। जहांगीर ने देखो खुसरो जो है, खुसरो को तो जहांगीर ने कैद में डाल दिया,
इस विद्रोह के दौरान खुसरो को तो कहां डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो हैं, जिन्होंने इस विद्रोह में खुसरो का सहयोग किया, इसे जहांगीर द्वारा क्या दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। और मैंने लास्ट बात की मानबाई के बारे में, पिता पुत्र के झगड़े से तंग आकर के मानबाई ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो देखो इस प्रकार से हमने बात की है शासक कौन, भगवंत दास के बारे में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि धारण करने वाले दूसरे शासक बने। ठीक है, सितंबर 1573 ईस्वी में तीसरे शिष्टमंडल के तौर पर महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार कराने के लिए मेवाड़ गए, साथ में खिलत भेजी गई इनके साथ। 1585 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने इसका नाम बदलकर शाह बेगम, सुल्ताना निस्सा, सुल्ताना मस्ताना ये नाम रखे। 1606 ईस्वी में मैंने बताया कि यहाँ उत्तराधिकार का कहीं न कहीं झगड़ा पैदा हुआ और 1606 ईस्वी में इस झगड़े में जहांगीर के पुत्र या मानबाई के पुत्र खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। इस विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो हैं, इन्होंने खुसरो का सहयोग किया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। पिता पुत्र के झगड़े से तंग आकर के मानबाई ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने खुसरो को कहां डाल दिया, कैद में डाल दिया। इधर इस सारी घटना पर नजर गड़ाए हुए था कौन, खुर्रम या शाहजहां। खुर्रम या शाहजहां जो है, इसने देखा कि भाई जो व्यक्ति पिता के जीवित रहते हुए ही शासन के लिए, सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहा है, निश्चित रूप से पिता की मृत्यु के पश्चात तो वो जरूर अपना दावा प्रस्तुत करेगा। कैद में रहते हुए ही खुर्रम द्वारा खुसरो की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई और अपना रास्ता क्या कर लिया गया, साफ कर लिया गया। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात अगले शासक कौन बने, खुर्रम या शाहजहां बने। तो ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैंने आज जो भी आपसे बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हम देख रहे हैं कछवाहा वंश में। आगे देखो भगवंत दास के बाद अगले शासक होंगे कौन, कुंवर मानसिंह या राजा मानसिंह। शासनकाल रहेगा 1589 से 1614। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे डिटेल से चर्चा करेंगे, कहां से, महाराजा मानसिंह से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।